नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन देखिए, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे स्थित है देखते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कुछ परमाणु ऊर्जा स्टेशन के बारे में बेसिक फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसका नाम था बार्क, ठीक है। बार्क का स्थापना कब? 1954 में। बार्क की स्थापना हुआ 1954 में। और ये कहाँ है बार्क का? तो याद रखना महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद याद रखिए 1956 में यहीं पर अप्सरा नामक एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर खोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे अप्सरा कब खोला गया? अप्सरा, ठीक है। ये भी 1956 में खोला गया अप्सरा, ठीक है। अप्सरा 1956 में खोला गया और ये कहाँ पर है? तो ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके बाद याद रखना तारापुर परमाणु स्टेशन, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ये कहाँ, ये कब इस्टेब्लिश हुआ? तो 1969 में इस्टेब्लिश हुआ। ये कहाँ पर है? तो ये भी याद रखना महाराष्ट्र में है, ठीक है। अप्सरा महाराष्ट्र के ट्राम्बे में है, ठीक है। सारे के सारे ये कहाँ पे हैं? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो बार्क, अप्सरा, तारापुर, ठीक है। इस्टेब्लिश डेट याद रखिए कहाँ पर है, इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए यहाँ से और आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण, तो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वो भूमिगत परमाणु परीक्षण था। तो पहला परमाणु परीक्षण याद रखना, पहला परमाणु परीक्षण ये कहाँ पर किया गया था? तो याद रखना पोखरण में किया गया था। कब किया गया था? 1974 में किया गया था, पोखरण में। और पोखरण कहाँ पे है? पोखरण ये है आपके राजस्थान में, ठीक है। पोखरण कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। यहाँ से क्या किया गया था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, ठीक है। इसका कोड नाम रखे थे हम लोग, जिसका नाम था क्या? स्माइलिंग बुद्धा, इसका कोड नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो परमाणु परीक्षण किया गया था, ठीक है, वो कब किया गया था? तो 1998 में एक और परमाणु परीक्षण किया गया था, ठीक है। इसको भी कहाँ से किया गया था? तो पोखरण में किया गया था, पोखरण में। यहाँ से भी पोखरण 2, उसको पोखरण 1 से बोलते हैं, इसको पोखरण 2 से बोला जाता है, ठीक है। तो पोखरण 2 से क्या किया गया था? यहाँ पे भी परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में। और ये याद रखिए इसका कोड नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति नाम रखा गया था इसका, ठीक है। ऑपरेशन शक्ति के नाम से जानते हैं, जो 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। चलिए इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक, तो परमाणु कार्यक्रम के जनक भारत में पूछा जाए परमाणु कार्यक्रम के जनक तो किसको माना जाता है? तो याद रखिए होमो जहांगीर भाभा। और ये इसी को बोलते हैं, बार्क को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद याद रखिए परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? तो होमो जहांगीर भाभा है। जबकि आपको पूछा जाए अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, आपको पूछा जाए अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, तो इसका कौन है? विक्रम साराभाई कौन है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं भारत में। उसके बाद आपको पूछा जाए मिसाइल मैन, भारत का मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? तो भारत का मिसाइल मैन किसको कहते हैं? तो एपीजे कलाम सर को कहते हैं, एपीजे कलाम जी को कहते हैं, ठीक है, कलाम। तो ये है भारत का मिसाइल मैन। तो ये सारे के सारे फैक्टर, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार इसको पूछा जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है? तो याद रखिए ये किस राज्य में है? तो देखो ये है आपके, याद रखिए, देखो राजस्थान में क्या है? तो राजस्थान में यहाँ पे है रावत भाठा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे है आपका रावत भाठा परमाणु रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। कर्नाटक में क्या है? तो कैगा है, कर्नाटक में कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, ठीक है। गुजरात में है आपका काकरापार, ये जो काकरापार है कहाँ पे है? काकरापार ये है आपके गुजरात में है। और महाराष्ट्र में आपको क्या है? तो याद रख लीजिए ये है अप्सरा है, तारापुर है, बार्क है, ये सबके सब कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक, क्लियर है। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम है, चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटेनम है। दोनों ही कथन सही है, याद रखिए। सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम होता है, चांदी का लैटिन नाम क्या होता है? अर्जेंटेनम होता है। ये दोनों ही ऑप्शन सही है, तो दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेबल दानेदार चीनी, ठीक है, खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो दानेदार चीनी को किस रूप में जानते हैं? इसको देखो, इसको कहते हैं सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेबल या दानेदार चीनी को क्या कहते हैं? सुक्रोज कहा जाता है। ठीक है, जो घरों में चाय बनता है, जिससे घरों में सर्व किया जाता है, जो दानेदार चीनी, उसी को बोलते हैं सुक्रोज। उसके बाद आपको पूछेगा फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज को याद रखना मीठी शुगर कहते हैं, मीठी शुगर कहा जाता है। शुगर क्यों कहते हैं इसको मीठी शुगर? तो याद रखना फलों को जो मीठापन देता है, फलों को मीठापन किसके कारण आता है? मीठापन देता है। कौन देता है? तो याद रखिए फ्रक्टोज के कारण फल जो है मीठे होते हैं। पेड़ों में जो फल पकता है वो मीठे रहते हैं, किसके कारण रहता है? फ्रक्टोज के कारण। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मीठी शुगर के नाम से जाना जाता है। चलिए उसके बाद ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज होता है C6H12O6 को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है? 38 ATP। एक ग्लूकोज के टूटने पर क्या होता है? 38 ATP ऊर्जा मिलती है हमको। ठीक है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज हो जाती है हमारे बॉडी में, तो हमारा लीवर उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुक्रोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछना है आपको। देखो ये तो हो गया आपका मीठी शुगर। आपको पूछेगा टेबल सॉल्ट। देखो टेबल शुगर, सुक्रोज, मीठी शुगर, फ्रक्टोज। आपको पूछेगा टेबल सॉल्ट। तो टेबल सॉल्ट किसको कहते हैं? नॉर्मली जो NaCl होता है, साधारण नमक को ही टेबल सॉल्ट कहा जाता है, रॉक सॉल्ट कहा जाता है। तो इसको भी याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? नींबू, ऑक्जेलिक एसिड, इमली, टार्टरिक एसिड, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे तो ये करेक्ट है। ठीक है, खट्टे दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, देखो क्या होती है दूध में, ठीक है, दूध में जो शुगर रहता है वो लैक्टोज होता है। ठीक है, कौन सा शुगर होता है? लैक्टोज शुगर होता है, जिसको लैक्टोबैसिलस किसमें कन्वर्ट कर देता है? दूध में पाए जाने वाले शुगर को बोलते हैं लैक्टोज। ये दूध में पाए जाने वाला शुगर का नाम है। इसको याद रखिए लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया होती है। इसको ये लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? तो याद रखिए लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में। और यही लैक्टिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं दही। लैक्टोज को बोल देते हैं दूध, और लैक्टिक एसिड को बोल देते हैं दही। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको? दूध से दही जमाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक, क्लियर है? लैक्टोज को लैक्टोबैसिलस किस में कन्वर्ट करता है ये भी पूछेगा, तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, ये भी करेक्ट है। बट याद रखना नींबू में ऑक्जेलिक एसिड नहीं होता, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा है हमको। ठीक है, क्योंकि नींबू में क्या पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह भी याद रख लीजिए कि ये सिट्रिक एसिड होता है नींबू में। इसका pH वैल्यू कितना होता है? तो 2 से लेकर 3 तक के वैरी करते रहता है ये। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? चलो, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिनको याद रखना एथेनॉल का फार्मूला पता हुआ वही ये क्वेश्चन बना सकते हैं। एथेनॉल मतलब होता है एथिल एल्कोहल को ही क्या बोलते हैं? एल्कोहल, एथेनॉल कहा जाता है। और इसका फार्मूला क्या होता है? तो C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। अब यहाँ पे काउंट कर लो इसमें कितने आपके, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पे कितने? 5 हाइड्रोजन परमाणु। तो टोटल कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के, ठीक है, एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? 6 हाइड्रोजन परमाणु हैं। ठीक, क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है? तो यहाँ पर देखिए एल्कोहल इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि एल्कोहल में क्या होते हैं?
OH ग्रुप रहते हैं। एल्कोहल में क्या होते हैं, OH ग्रुप रहते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या रहता है, तो यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड में होता है CHO ग्रुप, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड को CHO ग्रुप। इसको कैसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में बनाया जाता है, तो याद रखिए O डबल बॉन्ड C, यहाँ पे होता है R, यहाँ पे होता है H, इसको बोला जाता है क्या, एल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट याद रखिए कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप को क्या कहते हैं, तो समझो यहाँ पे इसको OC ग्रुप कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तो देखो ये हो जाएगा O डबल बॉन्ड C और इसमें दोनों ही R होते हैं, दोनों ही R। ये R कहने का मतलब यहाँ पे याद रखना एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक, क्लियर है। कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं COOH ग्रुप, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे बनता है, तो O डबल बॉन्ड C और इसमें क्या रहते हैं, तो याद रखिए इसमें क्या होगा, O डबल बॉन्ड C, यहाँ पे रहते हैं R और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH रहते हैं, ठीक, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है, COOH के बारे में पूछा गया है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ये संबंधित है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो पहले तो समझिए साबुन क्या होता है, तो उच्च वसी अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण को ही क्या कहते हैं, साबुन कहा जाता है। उच्च वसी अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण, तो यहाँ पे देखो ये है आपके उच्च वसी अम्ल और यहाँ पे ये है सोडियम लवण। तो उच्च वसी अम्ल का सोडियम लवण दिख रहा है, ठीक है, पोटेशियम वाला तो कहीं ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। करता क्या है साबुन, तो जल की कठोरता को दूर कर देता है, ठीक है, कठोरता को, जल की कठोरता को दूर करता है, को दूर करेगा, जिससे क्या हो जाएगी, जल मृदु हो जाता है, जल क्या हो जाता है, मृदु हो जाता है। और जल में इसके बाद क्या होता है, आसानी से झाग देते हैं और आसानी से क्या हो जाता है, कपड़े धुल जाते हैं। तो ये हो जाएगा RCOONA, ये क्या होता है, साबुन का सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। और ये याद रखना, इसको सॉफ्ट साबुन बोलते हैं, सॉफ्ट सोप कहा जाता है, सॉफ्ट साबुन, ठीक है। तो सॉफ्ट साबुन क्या होते हैं, तो RCOONA सॉफ्ट साबुन होते हैं, ठीक है। उच्च वसी अम्ल के सोडियम लवण को ही सॉफ्ट साबुन बोला जाता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है। तो तांबे का मुख्य अयस्क यहाँ पे क्या होती है, तो देखिए सीडेराइट नहीं होगा, क्योंकि सीडेराइट किसका अयस्क है, आयरन के अयस्क है, ठीक है। सीडेराइट किसका अयस्क है, आयरन के। चालका पेराइट होता है, ये याद रखिए, ये है आपके कॉपर के अयस्क होते हैं, ठीक है। चालका पेराइट किसके अयस्क हैं, तो कॉपर के अयस्क हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। और डोलोमाइट किसका अयस्क होता है, तो ये मैग्नीशियम का भी अयस्क होता है और ये कैल्शियम का भी अयस्क होता है, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चालका पेराइट हो जाएगा। ये किसका अयस्क है, तो कॉपर के अयस्क है, बाकी को भी याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखिए, मीथेन खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो मीथेन खालिस्तान के रूप में जानते हैं, देखो लॉफिंग गैस तो बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड हमारा क्या हो गया, लॉफिंग गैस हो गया। टीयर गैस किसको कहते हैं, तो टीयर गैस कहते हैं क्लोरोपिक्रीन, ठीक है। टीयर गैस किसको कहते हैं, याद रखना, क्लोरोपिक्रीन को कहते हैं, क्लोरोपिक्रीन, इसको बोलते हैं हम लोग टीयर गैस, ठीक है। अश्रु गैस कहा जाता है। मार्स गैस कहते हैं आपके मीथेन को, ठीक है, मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को। और नॉन ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं, आपके ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन नॉन ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस नहीं फैलाता। तो यहाँ पे मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। और याद रखिए मीथेन इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो याद रखना LPG का मुख्य घटक, CNG का मुख्य घटक, ठीक है। उसके बाद याद रखिए जो धान के खेत होती हैं, धान के खेतों में क्या होता है, खेतों में मुख्य रूप से कौन सी गैस रिलीज होती है, तो मीथेन गैस रिलीज होती है। कूड़ेदान से याद रखना, कूड़ेदान या कूड़े कचरा से कौन सा गैस रिलीज होती है, तो मीथेन गैस रिलीज होती है। मीथेन गैस एक फ्यूल है, याद रखना, इसीलिए LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में भी क्या होती है, मीथेन गैस ही रहती है। इसके बाद याद रखिए गोबर गैस में भी आपका मीथेन रहता है, गोबर गैस जिसको बायोगैस कहते हैं, ठीक है। इसमें भी मुख्य घटक क्या होते हैं, मीथेन ही रहते हैं। तो ये सारे में क्या पाया जाता है, सभी चीज़ों में मीथेन पाया जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मीथेन मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिए नीला थोथा बोलते हैं हम लोग कॉपर सल्फेट को, ठीक है। कॉपर सल्फेट नीला थोथा हो जाएगा, तो इसी ताम्र सल्फेट, ठीक है। उसके बाद याद रखिए आपको पूछेगा सफेद थोथा, तो जिंक सल्फेट को बोलते हैं हम लोग, ये हो गया कॉपर सल्फेट नीला थोथा, और ये जिंक सल्फेट को बोलते हैं सफेद थोथा।
सफ़ेद थोथा कहते हैं इसको, सफ़ेद थोथा, ठीक है। उसके बाद याद रखिए आयरन सल्फाइड को बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके देखो जिंक सल्फाइड को बोलते हैं सफ़ेद थोथा, आयरन सल्फाइड को क्या कहते हैं, हरा थोथा कहा जाता है, हरा थोथा के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखिए एक और आपको पूछा जाता है H2SO4, H2SO4 इसको कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रॉल, ठीक है। ऑयल का थोथा, ऑयल का थोथा, ऑयल का थोथा या तेल का थोथा कहते हैं, थोथा कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं किसको, H2SO4। तो इसमें एक कॉमन चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, कॉमन चीज़ क्या दिखाई रही होगी, यहाँ पे याद रखना सब में SO4 की मौजूदगी, मतलब SO4 ही थोथा कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि सभी थोथा में क्या है, देखो सभी में थोथा है तो सभी में यहाँ पे क्या है, HO4 है, ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी आघातवर्धनीयता अधिकतम होती है। तो सर्वाधिक आघातवर्धनीयता होती है, याद रखिए, गोल्ड की, फिर होती है चांदी की, उसके बाद होता है एल्युमिनियम की, फिर कॉपर की, फिर याद रखिए टीन की। यह आघातवर्धनीयता का घटता हुआ क्रम है। तो सबसे ज्यादा आघातवर्धनीयता किसकी होती है, गोल्ड की होती है। और इसके आघातवर्धनीयता सर्वाधिक होने के कारण याद रखिए रदरफोर्ड ने अपने जो परमाणु मॉडल था उसमें किसका प्रयोग किया था, तो उसमें प्रयोग किया था उसने, याद रखना, गोल्ड का, ठीक है। कितना पतला चादर बनाया था इसको पीट पीट करके, तो याद रखिए 100 नैनोमीटर इसको पीट पीट के पतला चादर बनाया था अपने प्रयोग में। उसके बाद देखो ये तो है मैलिबिलिटी, आघातवर्धनीयता का क्रम। आपको पूछा जाए डक्टिलिटी, तन्यता, किसकी तन्यता सबसे ज्यादा होती है, तो तन्यता का क्रम याद रखना, तन्यता, तो सबसे ज्यादा तन्यता होती है गोल्ड की, फिर उसके बाद होती है चांदी की। इसमें ये ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, इसमें कॉपर आ जाएगा, फिर आ जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा तन्यता भी किस में होती है, गोल्ड में होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, सोना हो जाएगा। सबसे ज्यादा आघातवर्धनीयता और तन्यता वाला धातु कौन सा है, सोना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किन तत्वों के बाह्यतम कोष में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, देखते हैं आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसको कहते हैं, तो याद रखिए पीरियोडिक टेबल के वर्ग 17 को, वर्ग 17 को क्या कहते हैं, वर्ग 17 को कहा जाता है हम लोग का हाइड्रोजन परिवार कहते हैं। इस परिवार में कौन कौन से सदस्य रहते हैं, तो इसमें रहते हैं, याद रख लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन रहता है, एस्टेटाइन, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 9 होती है, क्लोरीन की 17 होती है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2 8 और 7 हो जाएगा। मतलब देखो ये सारे सदस्य हैं, इनके सबके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ऐसे इन सभी के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो हमको यही तो पूछा गया है, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, तो हैलोजन के होते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखिए निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है, निष्क्रिय गैस की संयोजकता याद रख लीजिए, संयोजकता, निष्क्रिय गैस की संयोजकता पूछा जाता है आपको एग्जाम में तो 0 होती है। निष्क्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है, 0। जबकि आपको पूछा जाए हाइड्रोजन की संयोजकता, तो संयोजकता कैसे निकालते हैं, देखो अब इसको अष्टक पूरा करना है, तो अष्टक पूरा करने के लिए ये क्या कर सकता है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को दान दे सकता है, या क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन को दान देना क्या है, मुश्किल है, और 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या है, आसान है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। इसीलिए याद रखिए हाइड्रोजन परिवार की संयोजकता कितनी होती है, -1 होता है, ठीक है, क्लियर है। इसमें हाइड्रोजन परिवार में, हाइड्रोजन परिवार में याद रखिए जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है, याद रखिए क्लोरीन, ये पूरे याद रखिए आवर्त सारणी में सबसे इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, तो क्लोरीन की होती है। पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने में बांधने का गुण होता है क्लोरीन की। जबकि फ्लोरीन में याद रखना, फ्लोरीन में क्या होती है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को चुराने का गुण होता है। जैसे याद रख लीजिए फ्लोरीन और, ठीक है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन जो है मिलकर क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे साझित इलेक्ट्रॉन को याद रख लेना अपनी ओर चुरा लेता है। कौन चुराता है, फ्लोरीन। तो अपनी ओर इस साझित इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो गुण होता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो पूरे आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक
ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, तो ये याद रख लीजिए फ्लोरीन होता है, ठीक है। जबकि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हैलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षण के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन करिए। तो हम लोग क्या करते हैं, धात्विक लक्षण देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो धात्विक लक्षण सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो देखो सोडियम कितना होता है 11, मैग्नीशियम कितना होता है 12, ठीक है, एल्युमिनियम कितना होता है 13, ठीक है, और सिलिकॉन 14 होता है, और क्लोरीन कितनी होती है 17 होती है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो याद रखिए उसकी धात्विक लक्षण कम होती है। धात्विक लक्षण, धात्विक जो लक्षण है वो क्या होती है, धात्विक कैरेक्टर कम होते जाती है। इसीलिए याद रखना, क्लोरीन क्या है, गैस है, ये अधातु है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है, ठीक है, ठीक है, अर्धचालक के तौर पर इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, सोडियम धातु है और इसको बढ़ते जा रहे हैं तो अधातु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। क्लोरीन क्या है, अधातु है, अधातु है। तो धातु से हम लोग कहां बढ़ते जा रहे हैं, अधातु से, मतलब उसकी धात्विक गुण क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है। और इधर आएंगे तो धात्विक गुण क्या है, बढ़ते जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। जिसकी परमाणु क्रमांक कम उसकी धात्विक गुण ज्यादा, तो परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएगा, धात्विक गुण कम होते जाएगा। तो यही है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को खाली स्थान के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी याद रखने किसने दिया है, तो मोजले ने दिया है, हेनरी मोजले ने दिया है आधुनिक आवर्त सारणी। इसीलिए मोजले को क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के पितामह कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक। इसके आवर्त सारणी में याद रखिए आवर्त की संख्या कितनी है, आवर्त की संख्या है 7, और इसके आवर्त सारणी में वर्ग या समूह की संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। इसके आवर्त सारणी में टोटल तत्वों की संख्या पूछा जाए तो कितनी है, 118 है। और 118वें तत्व का नाम क्या है, 118वें तत्व का नाम है ऑर्गेनेशन। इसको बोलते हैं ऑर्गेनेशन, ऑर्गेनेशन कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनेशन है याद रखिए इसका नामकरण कब हुआ है, तो याद रखिए 2016 में हुआ है। 8 नवंबर 2016 में इसका नामकरण किया गया है, 8 नवंबर 2016 को। इस डेट को और याद कीजिए, ये डेट फेमस था किसके लिए, नोटबंदी के लिए। तो 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हुआ था, वहीं 8 नवंबर 2016 में ये जो ऑर्गेनाइजेशन था 118वां तत्व, इसका IUPAC नामकरण हो रहा था, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे हमको किसके अनुसार व्यवस्थित किया, तो मोजले ने अपने सारणी को याद रखना परमाणु क्रमांक के बेस पर अरेंज किया है। इसने किसके बेस पर, परमाणु क्रमांक के बेस पर अरेंज किया है, क्रमांक। इसके पहले जो आए हैं, इसके पहले कौन कौन आए हैं, तो याद रखना डेबोराइनर ने अपने त्रिक नियम लेकर आया, ठीक है। इसके बाद फिर न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम लेकर आया, ठीक है। फिर याद रख लेना मोजले आए, तो मोजले ने क्या करा, परमाणु क्रमांक के बेस पर। इसके पहले जितने आए थे उन लोग परमाणु भार के बेस पर अरेंज किए थे, ठीक है। डेबोराइनर ने, न्यूलैंड ने, मैंडलिफ ने परमाणु भार के क्रम पर क्या किए थे, तत्वों को अरेंज करने की कोशिश किया था। ये पहला वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या करा है, परमाणु क्रमांक के बेस पर अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखिए इसके आवर्त सारणी में पहला तत्व क्या है, तो पहला तत्व है हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व पूछा जाए, अंतिम तत्व क्या है, तो ये है आपका ऑर्गेनेशन, ये है आपका ऑर्गेनेशन, ठीक है। तो ये है आपके आधुनिक परमाणु मॉडल, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम में, उनके परमाणु संख्या के घटते क्रम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में इसने करा। इसीलिए तो पहले हाइड्रोजन 1 है, परमाणु क्रमांक कम है, तो पहला है। 2 हीलियम को बाद में रखा गया है, ठीक है, फिर लिथियम को, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, बढ़ते क्रम में ही हम लोग क्या करे हैं, अरेंज करे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए ये थे आज केमिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, जो आगामी रेलवे SSC व्यापम के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही डेली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।